तवज्जो रखिएगा, ये मान लीजिए कि एक न्यूरॉन है हमारा, ठीक है। आज का टॉपिक अगर पीछे का किसी ने टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ है तब भी मेरे ख्याल है आप समझ लेंगे डायरेक्टली। मान लीजिए कि ये हमारा एक न्यूरॉन है। हम क्या सीखने जा रहे हैं कि नर्व इम्पल्स। चलो अच्छी बात ये है कि फिर भी तुम्हें आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा, लेकिन बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम आगे इस चैप्टर में सारी करेंगे। तो मान लीजिए कि दो न्यूरॉन्स हैं ये, और इस न्यूरॉन को क्या हुआ है, सिग्नल मिला, एंड नाउ दिस सिग्नल हैज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस neuron in this direction. Ultimately it has to be conveyed to this neuron. तो हम ये सीखेंगे कि इस लेवल पर, ये जो हमारा लेवल हमें नजर आ रहा है दो न्यूरॉन्स के दरमियान का, किस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये बात तो ऑलरेडी कर ली थी कि भाई न्यूरॉन को जब सिग्नल मिलता है तो वो डीपोलराइजेशन में जाता है और फलाना ढिमकाना ये वो। लेकिन अब हम क्या जानना चाहते हैं कि जनाब आली, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है तो वो कम्युनिकेशन कैसे होती है, इसके ऊपर बात होगी, ठीक है, जिसकी हेडिंग हमने बनाई थी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के नाम पर। तो ये हमारा एक्सॉन था, याद कीजिएगा, और ये हमारे क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं जो कि रिसीविंग एंड होते हैं, और ये हमारा एक्सॉन होता था, और ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स होते थे। याद आ रहा है, न्यूरॉन की लेबलिंग में सब हमने लेबल किया हुआ है, दीज वर एक्सॉन टर्मिनल्स। और उसके बाद ये जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते थे बेटा साइनेप्टिक नोब्स। अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आता है एग्जाम के अंदर। तो मेरे बच्चे अब समझना है इसकी लेबलिंग को कि क्या क्या लेबल है। तो हम पहले तो समझ लीजिए कि दो न्यूरॉन के कम्युनिकेशन करने को, न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन को हम कहते हैं साइनैप्स। दो न्यूरॉन जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल्स को पास ऑन करते हैं, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं साइनैप्स। कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। जब न्यूरॉन न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है हम इसे क्या कहते हैं, साइनैप्स। अरे बोलो भाई। और जब न्यूरॉन सिग्नल दे अगले न्यूरॉन को नहीं बल्कि किसी मसल को या ग्लैंड को, भाई अल्टीमेटली भाई न्यूरॉन को सिग्नल दे रहा है अल्टीमेटली तो वो क्या होगा, इफेक्टर को जाके सिग्नल देगा ना बेटा। बात समझ में आ रही है आमना, कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिग्नलिंग तो होती है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड पॉइंट क्या होगा, न्यूरॉन इज गोइंग टू सिग्नल योर मसल और ग्लैंड। यस और नो? यस सर। आमना दुरानी? यस सर, आई जस्ट ठीक नहीं, हम लोग बेटा लास्ट क्लास में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की हेडिंग लगाई थी, तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं कि हाउ अ न्यूरॉन पासेस ऑन इट्स सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन और मसल। ठीक है, तो जब मैंने क्या कहा कि न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है, वी कॉल इट साइनैप्स। हाउएवर जब न्यूरॉन मसल से कोऑर्डिनेट करता है तो इसे हम मोटर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। क्या कहा मैंने, दोबारा समझिएगा कि न्यूरॉन और न्यूरॉन के कम्युनिकेशन को, न्यूरॉन को सिग्नल देने को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। और जब न्यूरॉन अपना सिग्नल मसल पे आके रिलीज करता है, ग्लैंड पे आके रिलीज करता है, तो इसे हम मोटर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। यानी अगर बायोलॉजिकली मैं डायरेक्टली वर्ड इस्तेमाल करूं मोटर जंक्शन का, तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं वेयर न्यूरॉन इज गोइंग टू एंड और सेंड इट्स सिग्नल टू द मसल और ग्लैंड। और जब मैं साइनैप्स का वर्ड इस्तेमाल करूंगा शिजा, क्या मतलब होगा कि न्यूरॉन इज कम्युनिकेटिंग विद अनदर न्यूरॉन। इज दैट क्लियर? यस यस सर। अब मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, मेरे नन्हे काकों, अब इसमें बड़ी अहम बात क्या है कि हम इस साइनैप्स का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। साइनैप्स का मैकेनिज्म हो या मोटर जंक्शन का मैकेनिज्म हो, दोनों बच्चों एक ही तरह से लिखे जाते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ ये होगा कि एक में जो सिग्नल है वो अगले न्यूरॉन को जाएगा और दूसरे में जो सिग्नल है वो मसल को जाएगा। तो कम्युनिकेशन दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकती है। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये जो मैंने येलो से बॉक्स हाईलाइट किया है ना, मैं इसी हाईलाइटेड बॉक्स को बड़ा करके बना रहा हूं। ठीक है, तो बड़ा करके बनाने में जस्ट इमेजिन कि ये हमारे पास, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, ये हमारे पास एक्सॉन आ रहा था और उसके बाद
फिर ये एक्सॉन के अल्लाह भला करे टर्मिनल्स आ गए। मैं 2 ही टर्मिनल ब्रांचेस दिखा रहा हूं, ज्यादा नहीं दिखा रहा, हिचपिच हो जाएगी डायग्राम। ठीक है, ये एक्सॉन के क्या आ गए, ये हमारे पास देखो मैं ये वाला हिस्सा बना रहा हूं, बात समझ में आ रही है। ये एक्सॉन आ रहा था और ये एक्सॉन की टर्मिनल्स, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि मैंने एक्सॉन बना दिया और ये एक्सॉन के 2 टर्मिनल्स दिखा दिए आपके सामने। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो सिग्नल है, इंपल्स है, वो यहां से आ रही है और हम अच्छे से जानते हैं कि जनाब आली इस यहां पर बड़े बड़े क्या हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। तो ये मैंने दिखा दिए साइनेप्टिक नॉब्स, ठीक है जी। और यहां पर ऑन दी अदर हैंड ये हमारे पास अगला न्यूरॉन है या अगला मसल है, ये उसकी सरफेस है, ठीक है। ये अगला न्यूरॉन या अगला मसल है, ये उसकी सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। बाद में बताऊंगा किस चीज के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए थोड़ा सा एंड में प्रॉब्लम होगा, शुरू में तो नहीं होगा, क्योंकि एंड वाली जो बात है ना वो पिछली क्लास से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे बेटा ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, या तो ये साइनैप्स होगा अगर ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन है, और मोटर जंक्शन होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर सर? अच्छा, अब इस डायग्राम को जरा एक और एंगल देने लगा हूं, जो आपकी बुक में भी मौजूद है और मेरे ख्याल है काफी अच्छा डायग्राम है वो, कि मैं अब एक अदद एक्सॉन टर्मिनल को बड़ा करके बना रहा हूं यूं। ये समझो, ये वाला पार्ट आमना समझना, ये वाला पार्ट बनाया मैंने, ठीक है जी। ये वाला पार्ट बनाया मैंने, यानी कि ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है और ये हमारा क्या है, साइनेप्टिक, बोलो बेटा, नॉब है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है? और इसके साथ यहां पर लाजमी सी बात है, ये क्या होगा फिर हमारा दूसरा न्यूरॉन या मसल का क्लियर है बेटा। ये डायग्राम ज्यादा हेल्पफुल रहेगी समझने में, इसलिए इसकी हेल्प ले रहे हैं बच्चों। आमना क्लियर हो रही है बात कि न्यूरॉन Yes, का sir. आहिस्ता आहिस्ता करके, ये हमने पढ़ा था न्यूरॉन है, अब मैंने इतने पार्ट को मैग्नीफाई किया कि भाई ये न्यूरॉन है, इसके एक्सॉन टर्मिनल्स है, और ये अगला न्यूरॉन या अगले मसल का जो है ना सरफेस है। और अगर मैं इतने से पार्ट को मैग्नीफाई कर लूं तो कुछ ये कहानी है कि आई हैव ड्रॉन एक्सॉन टर्मिनल अलोंग विद द साइनेप्टिक नॉब, और वो साइनेप्टिक नॉब के वेरी क्लोज द अदर मसल और अदर न्यूरॉन का सरफेस है। आमना, एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. आफरीन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. मुबीन, तुम्हें समझ में आ रही है बात? यस सर। अब मेरे बच्चे, जो करंट का इंपल्स आ रहा होता है, अच्छा ये न्यूरॉन, ये मैंने क्या कहा, दोनों के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, अभी बताया था, साइनैप्स। साइनैप्स। 2 चीज लेबलिंग सीख लो बेटा। साइनैप्स से पहले जो न्यूरॉन है ना, ये वाला जहां से सिग्नल आ रहा है, वी कॉल दिस न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि प्री साइनेप्टिक का मतलब साइनैप्स से पहले, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये वाले को फिर क्या कहेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसी तरह ये जो दरमियान में आप देख रहे हो स्पेस है, गैप है, ये दरमियान में स्पेस मौजूद है। साइनेप्टिक लेफ्ट। वेरी गुड। इस स्पेस को क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब आ जाते हैं, शुरू करते हैं बेटा। ये जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है ना, इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए बताया था, इस तरह के मल्टीपल वेसिकल्स होते हैं और इन वेसिकल्स को कहा जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, लेबल समझ में आ रहे हैं। साइनेप्टिक नॉब के अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, थैलियां होती हैं, सैक्स होते हैं, उनको कहा जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। और जो न्यूरॉन साइनेप्स से पहले है उसे हम प्री साइनेप्टिक, और जो बाद में है उसे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। और जनाब आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो सैक्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल, इनके अंदर फिल इन हुआ होता है बेटा बहुत ही ज्यादा स्पेशल केमिकल, जो न्यूरॉन का बड़ा न्यूरोट्रांसमीटर। सारे न्यूरॉन्स में जरूरी नहीं एक जैसा हो, अलग अलग टाइप के होते हैं। और इसको जैसा कि शिरा ने बताया, वेरी गुड, क्या कहते हैं, न्यूरो न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरो
transmitter. Most common neurotransmitter in your neurons is acetyl. Acetylcholine. ठीक है, पूरी बात समझना, मैंने ये नहीं कहा है कि ओनली न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन, मैंने कहा है मोस्ट कॉमन, मोस्ट यानी बहुत ज्यादातर फंक्शंस में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है। ठीक है, तो बेटा समझना है पूरी सिचुएशन के जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके एक्सॉन टर्मिनल के साइनेप्टिक नॉब की पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि साइनेप्टिक नॉब है और उस नॉब के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वेसिकल्स हैं जिन्हें हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है या पोस्ट साइनेप्टिक मसल है उसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, दरमियान में गैप मौजूद है और इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब समझिएगा, देखो बेटा जब करंट का सिग्नल आ रहा है, अब यह कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यस और नो? यस सर। मान लेते हैं कि इस वाले एक्सॉन टर्मिनल में चला गया, इस वाले एक्सॉन टर्मिनल में गया, अगर बड़ी डायग्राम में देखें सिग्नल यूं आ रहा था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स यूं आ रहा था, तो डेफिनेटली जब वो यूं जाएगा तो इसकी साइनेप्टिक जो नॉब है क्या इसकी मेम्ब्रेन पर रन करेगा, यस और नो? आमना, यस सर। आमना तो रानी, Yes, sir. क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरी बात Yes. वापस समझ में आ रही है तो क्या तुम ये रिलेट कर सकते हो जब मैं कहूंगा कि जो करंट का इंपल्स आ रहा है इट रन्स ऑन दी मेम्ब्रेन, इट रन्स ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का साइनेप्टिक जो नॉब है, क्या ख्याल है? इट रन्स, जो इंपल्स आ रहा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से वो एक्सॉन टर्मिनल से होता हुआ साइनेप्टिक नॉब पे रन करेगा, यस और नो? Yes, sir. आमना दुरानी, शिजा रहमानी, मुबीन बाजवा, अबिया सईद, आफरीन मेमन, क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। इंपल्स है जो पिछले वाले न्यूरॉन से आ रहा है एंड कहां रन कर रहा है भाई? रनिंग ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक नॉब। क्लियर? अरे भाई जल्दी रिस्पॉन्स करो, क्लियर? Yes, sir. नाउ There, sir. इस नॉब की जो सरफेस होती है ना, इस पर स्पेशल बहुत सारे होते हैं रिसेप्टर्स, सॉरी नॉट रिसेप्टर्स, बहुत सारे होते हैं चैनल्स। अब इन चैनल्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, आप पिछली क्लास में भी सोडियम आयन चैनल पढ़ चुके हैं, पोटेशियम आयन चैनल पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां जो चैनल आप पढ़ेंगे ये डिफरेंट है। साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक नॉब की जो मेम्ब्रेन है ना, इट कंटेन्स अबंडेंट क्वांटिटीज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम, सॉरी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। तो होता ये है कि बेटा जैसी इंपल्स रन करती है ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक नॉब, तो बेटा इस इंपल्स की वजह से जितने भी कैल्शियम चैनल्स होते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब के अंदर ये सारे खुल जाते हैं। और उससे होता क्या है, असल में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना हमारा, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहले से मौजूद होते हैं कैल्शियम आयन्स। और अब तुम्हें पता चलेगा, शायद मैं अगर मुझसे पहले से पढ़ते आ रहा हूं तो मैंने हमेशा बताया है कि हमें आम लोगों को लगता है कि कैल्शियम की इंपॉर्टेंस बोन में ज्यादा है। जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन असल में कैल्शियम हमारे बोन से ज्यादा कहाँ जरूरी है? हमारे ब्लड में, हमारे साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि आज आप पढ़ रहे हैं कि कैल्शियम आयन वो रोल प्ले करने वाला है, अगर वो ना हो तो आपके न्यूरोनल सिग्नल्स ही रुक जाएं। क्या होता है बेटा, जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पर साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन पर इंपल्स रन करती है, इट कॉजेज ऑल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स टू ओपन एंड कैल्शियम आयन्स व्हिच वर ऑलरेडी देयर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट वो मूव करना शुरू कर देते हैं इनटू दी, यस प्लीज, इनटू दी, बोलो कहां मूव करेंगे? इनटू दी साइनेप्टिक, ये साइनेप्टिक नॉब में मूव करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बाहर ऑलरेडी मौजूद है, तो दे स्टार्ट मूविंग इन टू दी साइनेप्टिक नॉब। और बेटा ये साइनेप्टिक नॉब के अंदर जाते हैं और जाकर किसके साथ अटैच हो जाते हैं? ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है ना, इनके साथ, साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ। और बेटा इन वेसिकल्स को पुश करते हैं, मजबूर करते हैं टू मूव टूवर्ड्स साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनल साइड पर पुश, अंदर से बाहर से अंदर एजेंट आए और एजेंट क्या कर रहे हैं? आकर साइनेप्टिक वेसिकल्स को कहते हैं कि आओ तुम चलो जरा बाहर की तरफ।
और साइनेप्टिक वेसिकल को मैं सारी वेसिकल्स अब नहीं बना दे रहा, एक वेसिकल रहने दे रहा हूं, बाकी सारी मिटा रहा हूं ताकि बात घिचपिच ना हो जाए। क्या समझे? एक कैल्शियम आयन, मान लीजिए कि एक ही वेसिकल था, जस्ट इमेजिन देयर वाज ओनली वन वेसिकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था। एक नहीं होते, मल्टीपल होते हैं, लेकिन समझने के लिए तो कैल्शियम आयन का क्या हुआ बेटा? इनफ्लक्स। कैल्शियम आयन अंदर आए, मुबीन बात समझ में आ रही है? एंड अंदर आकर जी किससे सर। अटैच हुए? साइनेप्टिक वेसिकल से। आफरीन बात क्लियर हो रही है बेटा? अबीहा, मुबीन, शिजा, Sir, होलिए. and cause them to move towards the synaptic knob की मेम्ब्रेन। और जब ये मूवमेंट होगी, अगर आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली मूवमेंट होगी और मूवमेंट के नतीजे में क्या होगा कि जनाब जब ये साइनेप्टिक वेसिकल करीब आएगी किसके? साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन के, तो वो फ्यूज हो जाएगी इसकी मेम्ब्रेन के साथ, और उस फ्यूजन की वजह से हम क्या देखेंगे कि जो अंदर का कंटेंट है, क्या कंटेंट था अंदर का? न्यूरो Neurotransmitters. वो न्यूरो ट्रांसमीटर कहां रिलीज हो जाएगा? इनटू दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यस और नो? Yes, sir. आ रही है? वो कहां रिलीज हो जाएगा? Yes, sir. साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या यहां तक थोड़ी बात समझ में आई? इसका मतलब है क्या रिलीज हो गया? एसिटाइल कोलिन, न्यूरो ट्रांसमीटर इज बीइंग रिलीज्ड इनटू दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये अपने एसिटाइल कोलिन अगर है मिसाल के तौर पर, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? अपनी डेजिग्नेटेड रिसेप्टर्स पर आकर अटैच होगा जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे मौजूद थे, और जब वो अटैच होगा तो इस सेल में, अब ये पिछली क्लास का कनेक्शन आ गया, इस सेल में क्या करेगा बेटा? डीपोलराइजेशन करा देगा। क्या करा देगा? डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? कौन से चैनल खोलेगा? डीपोलराइजेशन, एनीबॉडी? कौन से चैनल? Sodium ion channels. सोडियम आयन चैनल। यानी ये जो पर्पल से मैंने चैनल्स बनाए, कौन से चैनल्स होंगे? हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जब भी किसी सेल को एक्टिवेट करना होता है तो उसमें कौन से चैनल्स खोलने होते हैं बच्चों? सोडियम आयन। आमना, यू वर देयर इन द लास्ट क्लास ना? तो ये क्या होंगे No, हमारे? sir. वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। तो होगा क्या कि एसिटाइल कोलिन जैसी आकर अपने रिसेप्टर्स पर अटैच होगा, इन रिस्पॉन्स टू दैट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, और सोडियम इनफ्लक्स जो हमने पूरा पढ़ा था कि भाई ये सेल अभी रेस्टिंग, यानी बिफोर एसिटाइल कोलिन की अटैचमेंट दिस सेल वाज ऑन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसी एसिटाइल कोलिन इस पे अटैच होगा और एसिटाइल कोलिन अटैच होकर सोडियम आयन चैनल्स को खोलेगा, तो हम देखेंगे सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? आफरीन Yes, sir. Yes. याद आ रहा है? भाई यही मैकेनिज्म पढ़ा था ना कि जब सेल को सिग्नल रिसीव होता है, देखो तो हमने क्या जी, पढ़ा था कि सर। उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होना शुरू हो जाता है, सोडियम आयन अंदर जाता है, लेटर ऑन पोटेशियम आयन बाहर आता है। तो आगे अगर हम कनेक्ट करें तो जो एक्टिविटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है, आगे वो वाली एक्टिविटी कनेक्ट हो जाएगी। क्या ख्याल है? Sir, I don't get it. Could you please repeat this? I wasn't there in the last class. ओके, you were not there in the last class? Yeah, I wasn't there. ओ शाबाश बेटा, आपको कहां तक बात समझ में आई? लेट मी रिपीट दी होल प्रोसीजर। मैंने कहा आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ अ साइनेप्स सिग्नल अनदर, हाउ अ न्यूरॉन सिग्नल्स अनदर न्यूरॉन और मसल। तो कैसे एक एक्टिविटी होती है बेटा कि न्यूरोनल मेम्ब्रेन पर एक्सॉन पर सिग्नल रन करता हुआ आता है, एंड इट रीचेस टू एक्सॉन टर्मिनल, एंड एक्सॉन टर्मिनल से फिर वो एक्सॉन का जो साइनेप्टिक नॉब होता है उसकी मेम्ब्रेन पे रन करता है, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? और जब वो रन करता है तो इस मेम्ब्रेन पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं, ये उनको खोल देता है। कैल्शियम आयन जो पहले से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद होते हैं, दोज कैल्शियम आयन स्टार्ट्स डिफ्यूजिंग इन फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इनटू साइनेप्टिक नॉब, और वो वहां जाकर जो पहले से साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हुआ है, these calcium ions allow the movement of these synaptic vesicles towards the membrane of synaptic knob, causing them to fuse with the synaptic knob membrane and releasing their neurotransmitter into synaptic cleft. This neurotransmitter then attaches to the specific receptors on postsynaptic neuron and cause depolarization of the other cell.
अब डीपोलराइजेशन क्या था ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप अपनी डिस्कशन को सेफली इस बात से एंड करेंगी कि न्यूरोट्रांसमीटर इज गोइंग टू अटैच टू इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एंड कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ द अदर सेल। और डीपोलराइजेशन का मतलब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि सोडियम आयन का खुलना और सेल का एक्टिवेट हो जाना, तो वो आप जब लास्ट लेक्चर सुनेंगे तो कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन कनेक्शन यहां पर बिल्कुल एंड टू एंड बैठना चाहिए कि भाई सिग्नल रन कर रहा था, फिर वो साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन पर आया, वहां उसने वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को खोला, कैल्शियम आयंस जो पहले से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद थे, दोज आयंस स्टार्ट्स डिफ्यूजिंग इन टू द साइनेप्टिक नॉब एंड वो जाकर साइनेप्टिक वेसिकल्स को अलाउ करते हैं टू मूव टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ द साइनेप्टिक नॉब, कॉजिंग देम टू फ्यूज एंड release their neurotransmitter into the synaptic cleft। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है और अगले न्यूरॉन या मसल पर जिसके रिसेप्टर्स होते हैं वहां जाकर अटैच होता है और अटैच होकर अगले सेल की डीपोलराइजेशन यानी उसको एक्टिव कर देता है, जिसको बायोलॉजिकली हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। और एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है आयोनिक लेवल पर कि सोडियम चैनल्स खोल देता है जो मैंने पर्पल कलर से बनाए और सोडियम इनफ्लक्स शुरू हो जाता है। लेकिन ये पार्ट अभी आप भले स्किप कर दें, आपको समझ में आना चाहिए कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हुआ। तो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। इसको न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल को क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि एक न्यूरॉन के सिग्नल को वो दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसमिट कर रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल दीज केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्या अब तुम्हें बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जी शिजा, आमना, अबीहा, मुबीन, Yes, sir. Got it. Yes, sir. ये डायग्राम Sir, चलो ऐसा करो एक एक करके बताओ। sir, how do we know कि हाँ बोलो। Sir, I have a question. बोलो। सर जैसे ये आपने कहा ना कि इसमें एक ही तरह का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता, तो फिर लाइक हाउ डज द कैल्शियम नो कि कौन से वाले को भेजना है? वन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, तो आप सिर्फ एसिटाइल कोलिन ही याद रखें। नो बट सर इन जनरल हाउ डज लाइक द कैल्शियम नो दैट इस वाले को भेजना है? टाइप के न्यूरॉन है ना। अब मिसाल के तौर पे जितनी भी आपकी एक्टिविटीज फिजिकल उन सब में एसिटाइल कोलिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर यानी जिन न्यूरॉन से वो कंट्रोल हो रहा है वो एसिटाइल कोलिन है। अगर आपके स्लीपिंग हार्मोन की बात करें, रेस्टिंग स्टेज की बात करें तो वहां पर डोपामीन है, सेरोटोनिन है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं एंड दे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसा नहीं होता कि एक ही न्यूरॉन के अंदर 10 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। Do you get my point? नो आई डोंट सर। देखो बेटा, मैंने कहा ना आपके ब्रेन से अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग जगह से कंट्रोल होती है। तो बेसिकली आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, दोज न्यूरॉन्स, डिफरेंट न्यूरॉन्स जो कि डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं, उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो वो न्यूरॉन्स जो आपकी बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, दे कंटेन सेरोटोनिन और डोपामीन। इसी तरह बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो आपको एक्साइट कर रहे होते हैं, एक्टिवेट कर रहे होते हैं, उनके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है। और इसके अलावा एल डोपा, मल्टीपल टाइप के न्यूरॉन। यानी समझना यह है कि एक ही न्यूरॉन के अंदर अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते, बल्कि देयर आर डिफरेंट न्यूरॉन्स जिनके अंदर इनबिल्ट उनके फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में जब कोई एक्टिविटी करनी होती है, एक्साइटेशन करनी होती है, कोई भागदौड़ करनी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल यानी वही वाले न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जिनमें एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। ओके सर, आई थिंक आई गॉट इट। नहीं आई बात समझ में? अभी भी अगर कंफ्यूजन हो रही है? नहीं थोड़ा लाइक आप कह रहे कि लाइक न्यूरॉन्स डिफरेंट होते हैं, लाइक ईच एंड एवरी वर्क के लिए दूसरे डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। यस देयर आर डिफरेंट। यानी एक न्यूरॉन, एक पूरे न्यूरॉन का सेट है जो आपके कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पांसिबल है, तो दे वुड कंटेन एसिटाइल कोलिन। हो सकता है उसकी जगह कोई और हो जो डाइजेशन के लिए हो, तो दे वुड हैव कंटेन अनदर न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, सो लाइक जैसे आप इस वाले की एग्जांपल ले तो इसमें सिर्फ एसिटाइल कोलिन होगा। एक्चुअली एसिटाइल, क्योंकि देखो एसिटाइल कोलिन ना एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जब भी आपको कहीं पर कोई काम एक्टिविटी करवानी होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स डू हैव दिस केमिकल एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर।
मोस्ट ऑफ देम, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये, देयर आर अदर न्यूरॉन्स जो कि डिफरेंट टाइप का रोल प्ले करते हैं, एंड एज पर देयर रोल दे कंटेन डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर अदर देन एसिटाइलकोलिन. Okay, I get it. Basically, a single neuron is not going to have different types of neurotransmitter. Different neurons have different kinds of neurotransmitters. ठीक है? Yes, sir, got it. So, event wise अगर हम जल्दी जल्दी आमना आपसे शुरू करें, फर्स्ट इवेंट क्या है? अगर इस साइनेप्टिक कम्युनिकेशन में देखें, what was the first event? आमना दुरानी? Sir, will we start off with the electrical impulses? Yes, electrical impulse runs on the membrane of the synaptic knob. Then, second, जी अभी हाँ, second. The voltage gated CA2 plus channel open. Open, which were where? On the synaptic knob, membrane on the synaptic knob. Ji Mubin, third. Yes. What happens when calcium channels open? Ca2 plus ions go inside and the From the vesicles. synaptic, calcium ions from the synaptic cleft enters into synaptic knob. We call it calcium ion influx. Okay. Next, Shiza, what is the fourth event? It causes the synaptic vesicles to move towards the presynaptic membrane, and after that, the synaptic vesicles they fuse with the presynaptic membrane, releasing the neurotransmitters into the synaptic cleft. Very good. Very good. Afreen, G, what occurs after that when neurotransmitter is released? Sir, वो depolarization और नहीं, skip हो रही है ना बेटा. एसिटाइलकोलिन क्या करेगा पहले? डायरेक्ट डीपोलराइजेशन करेगा, पहले जाके कहीं अटैच होगा. नहीं attach होगा. वो Acetylcholine gets attached to its specific receptors on post-synaptic membrane. ठीक है? And causes depolarization of the post-synaptic membrane by opening voltage-gated sodium channel. Yes or no? Yes, sir. चलो मेरा बच्चा, अब क्या हुआ? वी नो के जब आपने अगले सेल को डीपोलराइज किया, असल में जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, आप लोग समझ लो कि जब सेल कोई डीपोलराइज होता है ना, यही उसका टाइम होता है जिसमें वो काम करता है. यही वो टाइम होता है जिसमें वो काम करता है. तो अब यूं समझ लीजिए कि एसिटाइलकोलिन जब अपने रिसेप्टर्स पे आके अटैच हुआ है तो उसने डीपोलराइजेशन शुरू करा दी है, अगले सेल को एक्टिव कर दिया है. अब जब तक एसिटाइलकोलिन यहां पर अटैच रहेगा ना, तब तक अगला वाला सेल डीपोलराइजेशन में रहेगा, यानी कि अगला वाला सेल अपनी एक्टिविटी करता रहेगा. लेट्स से अगर ये मसल का सेल है, तो जब तक एसिटाइलकोलिन इन रिसेप्टर्स पर अटैच रहेगा, तब तक ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाएगा. अब ये बात हमें समझ तो आ गई कि ठीक है, अगर हमें भागना है, दौड़ना है, तो एसिटाइलकोलिन को मुसलसल आना है और वहां पर अटैच होना है अपने रिसेप्टर्स पे, ताकि मसल डीपोलराइजेशन में रहे और काम करता रहे. लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर आपको थोड़ा सा काम करना था, थोड़ा सा काम करने के बाद उस काम की आपको जरूरत नहीं थी. मिसाल के तौर पर मैंने ग्लास उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना था, उसके लिए मेरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना था, तो फॉर दैट एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड, और एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ और मेरे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, डीपोलराइजेशन में गया, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई और मैंने ग्लास उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया. लेकिन अभी भी अगर एसिटाइलकोलिन अटैच रहे, अपने रिसेप्टर से डिटैच ना हो, तो क्या ख्याल है, क्या मेरा मसल रिलैक्सेशन में जा पाएगा? No, sir. आपको बात समझ में आ रही है भाई? एक डेजिग्नेटेड वर्क के लिए तो हमें डीपोलराइजेशन करवानी है किसी भी सेल की. एक सेल को हमने कोई काम करवाना है तो उसको डीपोलराइज करना है. डीपोलराइजेशन आसान लफ्जों में समझो, वो वाला टाइम होता है जिसमें सेल काम करता है, अगला सेल आपके लिए काम कर रहा है. तो अगर मसल के सेल की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि मसल से हमने काम करवाना है, मतलब उसको डीपोलराइज करना है. डीपोलराइज का मतलब है एसिटाइलकोलिन आके उस पर अटैच होगा, तो एसिटाइलकोलिन अटैच हो गया, वो डीपोलराइज हो गया, उसने काम कर लिया. लेकिन अब काम कर लिया और काम अगर रिक्वायर्ड जॉब पूरी हो गई है, तो अब उसको रिलैक्स करना ही नहीं करना है? बोलो भाई. नहीं सर. करना है ना. तो एसिटाइलकोलिन अगर लगा रहेगा तो क्या वो डीपोलराइजेशन से बाहर आ पाएगा? नहीं. एसिटाइलकोलिन अगर लगा रहेगा, अटैच रहेगा, तो वो डीपोलराइजेशन स्टेज से बाहर नहीं आ पाएगा. इसका मतलब है अगर नॉर्मल आदमी की बात की जाए, एक नॉर्मल अडल्ट की बात की जाए, तो जो डेजिग्नेटेड जॉब है जब वो हो जाती है, तो यू हैव टू गिव रिलैक्सेशन टू दी मसल. अब आपको उसको डीपोलराइजेशन में नहीं रखना. इट मींस आप जो एसिटाइलकोलिन आगे अटैच हुआ था, आपको उससे वहां से हटाना है. ठीक है जी. तो अब ये समझ लीजिए अगली डायग्राम में क्विकली, अगर छोटे से वर्जन में, कि ये था प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये था पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल.
ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन ने अपना काम जब कर लिया, जितना डेजिग्नेटेड, बेटा शिजा बात समझ रहे हो, अमना बात समझ रहे हो, जितना डेजिग्नेटेड डीपोलराइजेशन रिक्वायर्ड था वो हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या होता है बेटा, एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। क्या बात, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज। क्या बात है शिजा, मुझे तो लग रहा है आज तुम मुझे चेक कर रही हो कि सर सही पढ़ाते भी हैं कि नहीं पढ़ाते हैं भाई शिजा। हाँ जी सर, वो ये टॉपिक रिवाइज किया हुआ है ना, तो इस वजह से। तो फिर आपने कहा कि आज सर का इम्तिहान ले लेते हैं कि सर भी सही बताते हैं या वैसे ही सर फेल पाल देते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट्स ऐसे फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे, और आप तो वैसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। हाय, ये जुमला आ गया ना, बस अब तुमने खरीद लिया हमें। तो एसिटाइल कोलिन बेटा क्या करता है, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज आता है, और ये क्योंकि मैंने इसका रोल बता दिया, अगर एसिटाइल कोलिन वहीं पर अटैच रहेगा तो ऑब्वियसली मसला होगा। और मैं तुम्हें अभी क्लिनिकली रेलेवेंस भी बताता हूँ, जो शायद शिजा तुम्हारे लिए नहीं हो, और जिसके लिए तुमने वो तारीफी जुमला बोला है वो मैं हक हलाल कर लूं। तो एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज क्या करता है बेटा, एसिटाइल कोलिन को इमीडिएटली यहां पर ब्रेक डाउन कर देता है इनटू, जी ब्रेक डाउन कर देता है इनटू जी शिजा, एसिटाइल एंड कोलिन। एसिटाइल ग्रुप, वेरी गुड, एंड कोलिन ग्रुप। एंड बेटा होता क्या है, दीज एसिटाइल ग्रुप, यानी अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, समझो ये एसिटाइल कोलिन जो है ना, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू टू कंपोनेंट, एसिटाइल कंपोनेंट एंड choline component, and these components will be sucked back into the presynaptic neuron. प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन में ये वापस ले ली जाते हैं, अपटेक कर लिए जाते हैं और वापस से रिसाइकल होते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। समझ में आ रही है बात। और इस तरह से हमारा अगला सेल है वो भी रिलैक्स हो गया और सारी कहानी जीरो पर वापस आ गई। दोबारा पहले समझो कि काम कहां खत्म हुआ, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, रिलीज होकर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे अटैच हुआ, और अटैच होने के बाद अगले सेल को डीपोलराइज करवाया। यहीं पर काम खत्म नहीं हुआ, जब रिक्वायर्ड डीपोलराइजेशन अचीव हो गई, अब सेल को रिलैक्स करना है, देन एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज व्हिच वाज देयर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट कम्स टू प्ले इट्स रोल। इट ब्रेक्स डाउन एसिटाइल कोलिन इनटू कोलिन एंड एसिटाइल पार्ट which is uptake by the presynaptic neuron and recycle for the next neuronal transmission. अगली न्यूरोनल ट्रांसमिशन के लिए रिसाइकल हो जाता है। Am I clear? Yes, sir. सर जो मसल स्पैज्म होता है उसके अंदर क्या होता है? देखो स्पैज्म, जो तुमने मसल स्पैज्म बोला है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना। दैट इज ड्यू टू कैल्शियम आयन डेफिशिएंसी, और इट इज ड्यू टू, वो मसल का कैल्शियम आयन होता है जो डेफिशिएंट हो जाता है, वो भी आएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में आएगा कि स्पैज्म किस वजह से आता है। तो ये स्पैज्म नहीं है, इसमें तो मसल, अभी बताता हूं इसमें क्या होगा। अब अगर तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो मैं तुम लोगों को एक और बात बताता हूं, क्लिनिकल कोरिलेंस की बात है। देखो अभी हमने क्या कहा कि एसिटाइल कोलिन को हटना जरूरी है ताकि मसल रिलैक्स हो सके, और अगर एसिटाइल कोलिन नहीं हट रहा तो मसल क्या करेगा, डीपोलराइजेशन स्टेट में रहेगा, या कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो डीपोलराइजेशन स्टेट में रहेगा और वहां पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती रहेगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, आपने सुना होगा एक डिजीज होती है जिसे हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं, सुना है? Yes, sir. अरे भाई सुना है पार्किंसोनिज्म, सुना है कभी? कल का शेक कर रहे होते हैं ना हैंड्स? जी, आप अगर वीडियो में मेरा हाथ देखें, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं, अगर पार्किंसन का पेशेंट देखा हो आपने तो वीडियो में आप देखेंगे कि उसका हाथ हमेशा, हाथ या उसका मुंह ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा होता है। बेटा ये क्यों हो रहा होता है? ये हो रहा होता है असल में कि एसिटाइल कोलिन ना उनके अंदर लीक हो रहा होता है, और लीक होने की वजह से वो कंटिन्यूसली रिसेप्टर्स पर अटैच हो रहा होता है। रिसेप्टर्स पे क्या हो रहा होता है, अटैच, और कंटिन्यूस अटैचमेंट ऑफ, ये बेसिकली उनमें जो पैथोलॉजी है वो एसिटाइल कोलिन की लीकेज है। यहां पर तो एसिटाइल कोलिन हमारी मर्जी पर रिलीज हुआ, जब रिक्वायर्ड था तब रिलीज हुआ, लेकिन उनके अंदर न्यूरोनल डिजनरेशन से एसिटाइल कोलिन लीकेज शुरू हो जाता है, और एसिटाइल कोलिन आपकी विल के बगैर ही रिलीज हो रहा है, मसल सेल्स पर अटैच हो रहा है और मसल सेल्स को डीपोलराइज करा रहा है। क्योंकि एसिटाइल कोलिन बल्क में रिलीज नहीं हो रहा होता, लीकेज का वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा होता है, तो मसल जो है वो थोड़ी थोड़ी डीपोलराइजेशन में जा रहा होता है, और फिर एसिटाइल कोलिन इस तरह से तोड़ता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर लीकेज कंटिन्यू है।
तो लीकेज कंटिन्यू हो रही है, पीछे एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज को तोड़ता भी चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली इससे एंड रिजल्ट क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन लीकेज की वजह से स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डीपोलराइजेशन मुसलसल हो रही होती हैं, फिर एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज उसे तोड़ता है, फिर मसल जरा से सेकंड्स के लिए रिलैक्स होता है, फिर एसिटाइल कोलिन नया वाला लीक होकर आ जाता है। तो इस वजह से आप पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को क्या देखते हैं कि वो बगैर अपनी विल के कंटिन्यूसली उसके हाथ पांव कपकपा रहे होते हैं। क्यों कपकपा रहे हैं? एक्चुअली दैट इज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल डीपोलराइजेशन of the skeletal muscle caused by the leakage of acetylcholine from presynaptic neuron। क्योंकि न्यूरोनल डिजनरेशन डिजीज है तो उसमें न्यूरॉन से साइनेप्टिक वेसिकल से लीकेज शुरू हो जाता है एसिटाइल कोलिन का। इज दैट क्लियर? तो एसिटाइल कोलिन ऑन डिमांड नहीं बल्कि हर वक्त लीकेज उसका होता रहता है, हर वक्त रिलीज होता रहता है। आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि पार्किंसन पेशेंट को अगर आप हाथ में कोई चीज पकड़ा देंगे ना तो वो वाइब्रेशन रुक जाएगी उसकी। अगर उसका हाथ जब खाली होगा ना तब वाइब्रेट कर रहा होगा। अगर मैं उसके हाथ में एक पेन या पेंसिल पकड़ा दूं, अगर मैं उसके हाथ में एक कप पकड़ा दूं तो अब उसकी वाइब्रेशन रुक जाएगी थोड़ी सी, अनलेस अंटिल कि आपने बहुत भारी ना पकड़ा दिया। बहुत भारी तो आप भी वाइब्रेट करेंगे। अगर एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट आप उसके हाथ में ग्रिप करवा देंगे तो उसकी जो इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब आप उसके हाथ में नॉर्मल कोई चीज पकड़ाएंगे टू ग्रैब दैट फर्मली, बल्क ऑफ एसिटाइलकोलिन विल बी रिलीज और वो मास्क कर जाएगा उस एबनॉर्मल लीकेज को जो आप पहले देख पा रहे थे। तो बेसिकली जब आप मसल को रिलैक्स कर देंगे उस वक्त नजर आएगी वो एबनॉर्मल लीकेज। इज दैट क्लियर? तो सर इसकी कोई मेडिसिन होती है ताकि वो जो लीकेज हो रहा है थोड़ा असल में थोड़ा इसके लिए मेडिकेशन, न्यूरोनल डिजनरेशन के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है। हम एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज आर्टिफिशियली देते हैं ताकि हम मेक श्योर करें कि जो एसिटाइल कोलिन आ रहा है वो जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन हो और ज्यादा देर तक अटैच ना रहे। तो हम इसको मैनेज करते हैं। दिस डिजीज इज नॉट ट्रीटेड, इट इज मैनेज्ड बाय यूजिंग सिंथेटिक एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज जो कि मेक श्योर करता है कि एसिटाइल कोलिन की जो लीकेज है उससे जो एक्टिविटी हो रही है एबनॉर्मल वो मिनिमम टाइम के लिए हो। तो वी मैनेज दिस कंडीशन बट दिस इज नॉट ट्रीटेबल। ठीक है, क्यूरेबल नहीं होती। कुछ बात समझ में आई? पता कैसे चलता है आपको पार्किंसन डिजीज के हवाले से? आपको पता कैसे चलता है कि आपको है पार्किंसंस? पार्किंसंस के क्लासिकल साइंस होते हैं बेटा। पार्किंसन एक तो लेटर एज में कॉमन है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है। तो लेटर एज में आप सबसे पहले जो सिम्टम्स दो होते हैं वो यही होती है, वाइब्रेशन होती है जो आपको महसूस होना शुरू हो जाती है, कपकपी वाइब्रेशन। और दूसरी चीज जो आपकी आई मूवमेंट होती है ना, वो आई जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल, यानी आप देखते ही महसूस करेंगे कि आईज जो है ना वो एबनॉर्मली या तो प्यूपिल डायलेट हुआ है या एबनॉर्मली आई ज्यादा टाइम के लिए खुली हुई है। आई मूवमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि एसिटाइलकोलिन लीकेज आई बॉल के जो मसल्स होते हैं पीछे उनको भी, आइरिस को भी इफेक्ट करती है जिससे एबनॉर्मल आई मूवमेंट हमें नजर आती है। तो क्या ये डेडली डिजीज है बस या फिर बस इनक्योरेबल? इतनी भी रेयर नहीं है, इतनी भी रेयर नहीं है, लेटर रेयर नहीं, डेडली। लेकिन हाँ कॉमन भी नहीं है। मर सकता है बंदा। एनी अदर क्वेश्चंस? जी आफरीन, अबीहा, आमना, बुबीन, शिजा, समझ में आई है बात क्या नहीं आई है? आगे सर। Yes, sir. Yes, Got sir. it. अल्लाह तेरा शुक्र। इसी से रिलेटेड एक और डिजीज भी पढ़ी तुमने एएस बायोलॉजी में, माइस्थीनिया ग्रेविस। याद है माइस्थीनिया ग्रेविस? यस सर। Yes, sir. माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता था, कोई बता दे जरा मुझे। हाँ भाई, अभी यहाँ ए आया है तुम्हारा, जरा ए को जस्टिफाई तो करो। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता था? Sir, it was also something like this. इसका receptor पे attached रहता था। Muscle weakness थी, it मसल was वीकनेस तो something. होती थी। रीजन क्या था? मसल वीकनेस तो है, रीजन क्या था? रीजन बताओ भाई, रीजन। यही वाली डायग्राम वहां भी काम आती है। क्या रीजन होता था? वो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए जो केमिकल होता है वो ब्लॉक हो जाता है। या अल्लाह, सामने लिखा हुआ है ऐसी टाइप। भाई यही होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे एबनॉर्मल टी सेल्स होते हैं वो बी सेल्स को ट्रिगर करते थे और ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं इनके खिलाफ, एसिटाइलकोलिन नहीं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट
एंटीबॉडी बनवाते थे, जिससे क्या होता था कि बॉडी इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को, अरे भाई वो तो ओएएस में बोलते थे कि भाई मसल एक्साइटेशन केमिकल, यहां तो आपको मालूम है एसिटाइल कोलिन है, तो बेसिकली एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें डैमेज कर दिया जाता था, जिसकी वजह से जब रिसेप्टर काउंट कम होता जाएगा तो एसिटाइल कोलिन उस तरह से मसल को ट्रिगर नहीं कर पाएगा, मसल उतना फर्मली स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल मसल वीकनेस से प्रॉब्लम शुरू होती है और फिर कंप्लीट मसल पैरालिसिस की तरफ ये सिचुएशन चली जाती है। याद करो, इट स्टार्ट क्योंकि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर शुरू में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो एंटीबॉडीज हैं वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करती चली जाती हैं और इस वजह से जो एसिटाइल कोलिन रिलीज भी हो रहा है तो रिसेप्टर्स ही नहीं है पीछे, जब रिसेप्टर्स का काउंट कम है तो मसल उतना ज्यादा डीपोलराइज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मसल की जो है कॉन्ट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, इसी को हम ग्रेजुअल मसल वीकनेस कहते हैं और ये मसल वीकनेस बढ़ते 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 कंप्लीट पैरालिसिस की तरफ चली जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर, याद आ गया। याद आ गया जी शिदा? जी सर। याद आया कुछ? Yes, sir. अच्छा, दैट्स ऑल फ्रॉम साइनेप्टिक न्यूरॉनल कम्युनिकेशन। मेरे बच्चे, एक मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे एक क्या नाम है इसका शेयर करूंगा।